हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ के अंदर सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको 100% इसी पीडीएफ के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ। और जैसे ही बच्चों का एग्जाम खत्म होता है ना, बिल्कुल उसी दिन मैं बच्चों से क्वेश्चन पेपर मांगता हूँ। और ये भरत होरवाल वाला जो मेरा चैनल है उस पर लाइव लेता हूँ। मैं दिखाता हूँ, ये देखो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला इस पीडीएफ के अंदर से है, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये मैच कर रहा है, ये वाला ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा भी होगा, डू नॉट स्टडी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं, ऑल दो मैं पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन 1-2 सालों में आपने टर्म वन में भी नोटिस करा होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं आ रही, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है। और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया आया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और मैंने बताया था कि चाहे फंक्शन पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, सेम आंसर लिखना है। बट बच्चे छोड़ के आ गए। फिर आके जब मैं लाइव ले रहा था, तब बच्चों ने बोला सर ये तो क्वेश्चन आपने करवाया नहीं, है ना। आपने तो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन कराया था सर, हमारा तो फंक्शन आया था। अरे बात सेम ही है, ये बात मैंने वीडियो में बताया था। बट बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पीडीएफ देख के लर्न करके चले जाते हैं, बिल्कुल डिट्टो। ऐसा नहीं करना, वीडियो देख के समझना है। नहीं तो पीडीएफ ही देनी होती तो डायरेक्ट दे देता मैं। वीडियो बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि सारी चीजें आपकी कवर हो, आधा मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। और आंसर भी लिखवा रहा हूँ मैं साथ साथ, ठीक है। आंसर लिखवा के आ रहा हूँ, आंसर भी है साथ में इसके, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो आपने आंसर लिखवाया वही लर्न करना है। अगर आपको 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है, अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो और आपकी आंसर फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया है, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो। बट अगर आपको लगता है कि यार 5 में से 5 मेरे आते ही नहीं कभी भी, है ना, कभी टीचर 3.5 दे देती है, 4 दे देती है, और पूछो तो बोलती है कि नहीं कुछ दिक्कतें नहीं है, बट आपको 4 ही मिलेंगे। तो इस वजह से मैंने आंसर भी लिखा हुआ है कि अगर आप ये लिखोगे तो आधा मार्क्स कटने की भी कोई गुंजाइश नहीं छूटेगी, ठीक है। चलो जी, तो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो अपने कुर्सियों की पेटी बांध लो और उड़ान शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी पूछे, या व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे इन द बिल्डिंग इन बिल्डिंग अ सिविल सोसाइटी, तो आंसर पूरा का पूरा यही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, कंट्री का लॉ ऑफ द नेशन लिखा हुआ है, स्टेट के लिए लॉ लिखे हुए हैं, सोशल ग्रुप के लॉज वगैरह लिखे हुए हैं, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की क्या पावर और क्या ड्यूटीज ड्यूटीज होगी। और ये हमारे लोगों को, पीपल को सर्टेन राइट्स भी गारंटी करता है। आप बोलोगे सर इतनी बड़ी डेफिनेशन क्यों? क्योंकि बच्चा अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ना व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिर्फ आप ये नहीं लिख सकते कि एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। मैंने वही बोला ना, आधे नंबर कटने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ द लैंड लिखे होते हैं, स्टेट और सोशल ग्रुप लिखे होते हैं, गवर्नमेंट की पावर और ड्यूटीज लिखी होती है, और ये सर्टेन राइट्स भी गारंटी करता है लोगों को, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे इसी क्वेश्चन के कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ कॉन। अब देखो यहाँ पर मैंने फंक्शन भी लिखा है, फिर भी बच्चे देखो पिछले साल गलती करके आ गए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऊपर ही देखा होगा कि सर ऊपर ये लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, तो वो ही करके चले गए होंगे, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाते हैं। तो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला तो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है जिससे मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी, है ना, अलग अलग लोग रहते हैं। तो उनके बीच में मिनिमम कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिनिमम कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब वो सेम रूल को मानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो सेम रूल प्रोवाइड करता है जो सब लोग मानते हैं, जिससे उनके बीच में मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे। आप रेड लाइट पे रुकते हो और जो सामने ग्रीन लाइन हो रही होती है वो चलते हैं, बिल्कुल वो बिना देखे चलने लग जाते हैं। मतलब इतना वो फोकस करके नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रेड लाइट हो रखी है सामने से, वो लोग रुके हुए होंगे, ठीक है। यही तो मिनिमम कोऑर्डिनेशन है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं कि बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि सोसाइटी के अंदर डिसीजन लेने की पावर, चलो पहले ये वाला पॉइंट बता देता हूँ कि ये क्या करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट भी लगाता है, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है। यानी ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि लोगों के राइट्स क्या होंगे, और साथ में गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है। इसका मतलब है वो गवर्नमेंट को भी कुछ चीजें करने से रोकता है। जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, राइट टू फ्रीडम, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, है ना। अब गवर्नमेंट हमें ये काम करने से रोक नहीं सकती, ठीक है। और क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जी हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं,
है ना? तो कहीं कुछ भी पहन सकते हैं। तो ये क्या है? ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि वो लोगों गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है और लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताता है। ठीक है? तीसरा है बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि हू विल हैव द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो क्रिमिनल है उनको पकड़ने की जो पावर होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है? आप क्या बोलोगे? पुलिस की होती है ना? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर डिसाइड है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी को, किसी भी क्रिमिनल भी क्यों ना हो, उसको पकड़ के क्या खुद गोली मार सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि ना उनकी वो पावर है, ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। समझ गए? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि किसके पास क्या पावर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। आप एक बात नोटिस कर रहे होगे कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम में थोड़ा बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप 2x करके भी देख लो, बट स्किप नहीं होना चाहिए कोई भी पार्ट, ठीक है? नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी टू क्रिएट अ कंडीशन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, ताकि वो एक बढ़िया सोसाइटी बना सके, एक जस्ट सोसाइटी बना सके। जैसे कि अब देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, आपने पुलिस वालों को पावर देती है कि अगर कोई गलत व्यक्ति है तो उसका एनकाउंटर कर दो, है ना? क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? पुलिस वालों को बोल सकती है, जो पुलिस ऑफिसर है उनको बोल सकती है कि जो गलत लोग हैं उनको एनकाउंटर करो, या उनको पकड़ के लाओ, जेल में डालो, उनको बोल सकती है? बोल सकती है ना? और उनको ये पावर कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कुछ ऐसे स्टेप ले सकती है जिससे सोसाइटी जो है वो एक जस्ट सोसाइटी बने, और बेसिकली वहां पर सबका भला हो। ओके। नेक्स्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देता है कि वो हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हमें एज अ इंडियन एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अभी अगर मैं पूछूं हु आर यू, अगर किसी दूसरी कंट्री में जाते हो आप और कोई बंदा पूछता है आपसे हु आर यू, तो आप पहले अपना नाम बताओगे, फिर अपने देश का नाम बताओगे, ठीक है? अब आप बोलोगे सर जो इंडिया में रहता है क्या वो सारे इंडियन होते हैं? नहीं। अगर मान लो कोई बंदा दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर घूमने आया, तो आप उसको इंडियन थोड़ा ना कहोगे, वो तो फॉरेनर हो गया। और मान लो किसी देश के अंदर लड़ाई चल रही है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे लोग आए थे, है ना? तालिबान का शासन चल रहा था, है ना? रूल चल रहा था वहां पर। ओके, तो वहां से बहुत सारे लोग भारत के अंदर आए थे, तो क्या वो इंडियन सिटीजन है? नहीं, वो रिफ्यूजी है, ठीक है? तो आप ये मत समझना कि इंडिया के अंदर जो सारे लोग रहते हैं वो सारे के सारे सिटीजन है। नहीं, कुछ फॉरेनर होते हैं, कुछ रिफ्यूजी होते हैं, कुछ इलीगल भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे जो रोहिंग्याज है वो पहले म्यांमार पार करके बांग्लादेश आते हैं, बांग्लादेश से फिर इंडिया, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? यानी मैं इसका पहले सेकंड पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द बुक which contain the flower of all the country explain and which provision has been taken from the constitution of the different country। मैं आपको बता दूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ना कोई चीज ली गई है ना? बहुत सारी चीजें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक गुलदस्ता है, एक बुके है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंट्री के फ्लावर है, यानी अलग अलग कंट्री के प्रोविजन लिए गए हैं, रूल्स लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब किन किन कंट्री से क्या क्या रूल लिए गए हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, पता चली गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें अलग अलग कंट्री के जो प्रोविजंस है उसको हमने अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है। और हाँ, हमने ऐसे नहीं कि आंख बंद करके डाल लिया, हमने तब डाला है जब हमें लगा कि हाँ, वो जो रूल है वो हमारी जो कंडीशन है उस पे भी फिट बैठता है, तभी हमने उस पे डाला। जैसे काले गोरे का भेदभाव, हमें लगा नहीं हमारे इंडिया में काले गोरे का क्या, पूरे सारे ही काले हैं हम तो, है ना? काले भी है गोरे, मतलब ऐसा भेदभाव वैसा नहीं है जैसे साउथ अफ्रीका में होता था, तो हमने वो नहीं लिया काले गोरे का, बाकी चीजें ली, है ना? चलो, तो अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले चीज ली हमने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। आगे ये चीज आएगी, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम एक इलेक्शन का मेथड है, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो जो इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम है ना, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो पता ही होगा इंडिया में पार्लियामेंट है ना? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, और बेसिकली उसको लेने का रीजन भी यही था क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस था, ठीक है? क्योंकि ब्रिटिश हमारे पे रूल किया था ब्रिटिश ने, तो हमें वो पार्लियामेंट्री रूल से ही चलते थे, हमें उसका थोड़ा बहुत अंदाजा था, इसलिए हमने बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। दूसरा है रूल बाय लॉ एंड द आइडिया ऑफ रूल बाय लॉ, कैसे चलता है रूल वगैरह, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून कैसे बनाना है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज एंड हर रोल। बेसिकली जो स्पीकर होता है ना लोकसभा और राज्यसभा का, है ना? तो उनकी पावर वगैरह, उनकी रोल वगैरह, ये सारे के सारे भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट है ना हमारे,
अभी आगे नीचे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट में क्या क्या है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपको पता है ना, तीन होते हैं गवर्नमेंट के, तीन ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, इसमें क्या आती है? पार्लियामेंट, यानी हिंदी में बोले तो संसद आती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? बेसिकली वो एजेंसी होती है, वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो कि रूल को एग्जीक्यूट करता है। इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं आईएएस आईपीएस, ठीक है। जुडिशरी का मतलब कोर्ट वगैरह हो गई। ये बात आई होप आपको पता चल गई हो। अब क्वेश्चन ये तो समझ आ गया, अच्छा जुडिशरी का मतलब समझ आ गया ना। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे होगा? ये सारी की सारी चीजें हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एक वर्ड और बता देता हूँ, जुडिशियल रिव्यू, ऑल दो आगे आएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि मान लो अगर लेजिस्लेचर, आपको पता है ना लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, अगर लेजिस्लेचर कोई गलत कानून बना दे तो जो जुडिशरी होती है ना, जो हमारे जज होते हैं, वो चाहे तो उस रूल पे, उस एक्ट पे रोक लगा सकते हैं, उसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं कि जी उसको दोबारा देखो, हमें इसमें है ना गलती लग रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये जो रूल आपने बनाया है सही नहीं है, ये जो एक्ट आपने पारित किया है सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि अभी नीचे वाले टॉपिक में नेक्स्ट वाले चैप्टर के जब हम देखेंगे तो उसमें आएगा। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी, क्लास 9 में भी पढ़ा था आपने। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है इंडिया में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। मैं पूछूं इन दोनों में से पावरफुल कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। तो ये चीज वाला सिस्टम भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और द आइडिया ऑफ रेजिडुअरी पावर भी, रेजिडुअरी पावर का मतलब क्या होता है? वो चीजें, जब 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस टाइम में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती थी, जिनको हम कहते थे यूनियन लिस्ट। ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती थी, उसको कहते थे हम स्टेट लिस्ट। ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रूल बना सकती थी, उनको कहते थे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब एक चौथी लिस्ट भी हमने बाद में ऐड करी है जिसको कहते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। रेजिडुअरी लिस्ट का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो 1947 के टाइम में नहीं थी बट आज है, और आज उस पर रूल बनाना इंपॉर्टेंट है। जैसे साइबर क्राइम, इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट फ्रॉड, है ना, बैंकिंग फ्रॉड, ये सारी चीजें 1947 में नहीं थी बट आज है। इसीलिए वो चीजें हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी की सारी चीजों के जो लॉ है वो रेजिडुअरी पावर के अंदर आते हैं, और इस पे रूल कौन बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन रूल बनाती है हमारे रेजिडुअरी पावर पे, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, इसके तीन रीजन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। पहला है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, ठीक है। दूसरा है हमारा सब्सटेंसिव प्रोविजन, और तीसरा है हमारा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब इन तीनों का मतलब बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया है, कैसे आया है। मेरे कहने का मतलब, पूरे वर्ल्ड में जो है वो तीन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल माने जाते हैं, इंडिया, यूएसए और साउथ अफ्रीका। अब सर इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका का, वो क्यों सक्सेसफुल माना जाता है इन तीन कंट्री का? तो इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो आज़ादी की लड़ाई के बाद बने हैं। इंडिया ब्रिटिश के साथ, यूएसए सिविल सिविल वॉर के बाद, और साउथ अफ्रीका के अंदर भी काले गोरे के बाद जो सरकार थी, वाइट जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद ही बेसिकली यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो आज़ादी की लड़ाई के बाद बना हो और जिसको ऐसे लोगों ने बनाया हो जिसकी लोग एक्चुअल में रिस्पेक्ट करते हो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों ने बनाया है ना, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, है ना, हमारे क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए हमारे, है ना, तो ये सारे के सारे शामिल थे उस टाइम। ओके, ये तो पहला हो गया। दूसरा रीजन क्या है जी? सब्सटेंसिव प्रोविजन। अब इसका मतलब क्या है? उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल माना जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने देश के हर एक बंदे को कोई ना कोई रीजन दे जिससे वो उसकी रिस्पेक्ट करे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो सबको आगे लेकर चले, सबको साथ में लेकर चले। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के अंदर पीएम कौन बन सकता है? क्या कोई पर्टिकुलर रिलीजन का बन सकता है, पर्टिकुलर जाति का बन सकता है, पर्टिकुलर रेस का बन सकता है, पर्टिकुलर स्टेट का बन सकता है? नहीं, इंडिया का पीएम कोई भी बन सकता है। तो यानी हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर बंदे को एक वो प्रोवाइड करता है, प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि कोई भी बन सकता है ना। बट ऐसा सब कंट्री में नहीं होता। जैसे कि पड़ोस में देख लो पाकिस्तान, है ना, उस कंट्री में बेसिकली जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो पीएम की पोस्ट पे नहीं जा सकते, और भी बहुत सारी जनरल आर्मी के पोस्ट पे भी नहीं जा सकते। तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है।
यानी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट दिया गया है, हर एक सोसाइटी के सेक्शन को राइट दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इसका क्या मतलब है कि उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल माना जाता है जहां पर जो गवर्नमेंट के ऑर्गन हो ना, तीनों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उन तीनों के पास इक्वल पावर हो। और यही हमारे कंट्री के अंदर बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है। और साथ ही में ये तीनों के तीनों है ना, एक दूसरे पर नजर रखते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर लेजिस्लेचर कोई गलत कानून बना दे तो उस पर रोक लगाने का काम किसका होता है? जुडिशरी का। और ऐसे अगर जुडिशरी कभी कोई गलत काम करती है तो लेजिस्लेचर भी रोकता है। अगर और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मतलब तीनों एक दूसरे पे नजर रखते रहते हैं। तो यही तो एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाता रहता है, ताकि तीनों एक दूसरे के चेक में रहे। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताओ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कंपोज हुआ था, और कौन सी कमिटी थी ब्रिटिश कैबिनेट की जिसने बेसिकली कंपोज किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करी थी। पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताऊंगा। पहले बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? जिन लोगों ने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, उन लोगों के ग्रुप को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ये बात याद रखना। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसमें 389 मेंबर थे। ठीक है। 389 में से 292, 93 और 4, 292 बेसिकली ब्रिटिश इंडिया से थे, वो एरिया जिस पे ब्रिटिश ने रूल किया था वहां से थे। 93 बंदे हमारे रजवाड़ों में से थे, राजा रानी का जो प्रिंसली स्टेट होता है ना, इंग्लिश में जैसे हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। एक तो मैं हिंदी में भी अपलोड करता हूँ ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, तो कभी कभार हिंदी में टर्म और मतलब जो टर्म्स है वो निकल जाते हैं, और जब मैं हिंदी में अपलोड करता हूँ तो इंग्लिश में निकल जाते हैं। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, समझ पा रहे हो, मैं हिंदी इंग्लिश में भी बताता रहूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, दोनों में ही अगर मेरे मुंह से हिंदी में निकल गया तो मैं इसको करेक्ट करके इंग्लिश में भी बाद में बोलूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है। चलो, और चार जो है वो चीफ कमिश्नर एरिया मैं बता भी देता हूँ, दिल्ली हो गया, ठीक है, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया और अजमेर हो गया, ये चार इलाके थे, तो इनसे भी एक एक बंदे चुने गए हैं। तो ये टोटल 389 मेंबर थे जो हमारे चुने गए हैं। ओके। और हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी 9 तारीख को हुई थी, दूसरी मीटिंग 11, तीसरी मीटिंग 13, और हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी, और इसी दिन हमारा 1949 बोला, और आप देखो 1946, यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1946 में बनना शुरू हुआ था। ओके। अब क्वेश्चन वही आ जाता है कि किस कमेटी ने बेसिकली बोला था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 1945 है ना, जुलाई के टाइम में ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश ही हमारे पे रूल कर रहा था, वहां पर लेबर पार्टी थी, और लेबर पार्टी ने एक कैबिनेट बनाई जिसको नाम दिया गया क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन नाम दिया गया था बेसिकली उसको, कैबिनेट मिशन याद रखना। तो कैबिनेट मिशन के कहने पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना शुरू हुआ था। मेंबर वगैरह बता दिए मैंने आपको, और हमारी फर्स्ट मीटिंग बता दी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? अडॉप्ट, याद रखना, अडॉप्ट वर्ड एमसीक्यू भी आ सकता है। 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और कब फोर्स में आया था? फोर्स में आया था, फोर्स में आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, 24 नवंबर को है ना, 24 जनवरी को, यानी हमारे हमारे रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे से बिल्कुल 2 दिन पहले हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये दोनों के दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे कि दोनों की रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। एक हमारा नेशनल सॉन्ग है, एक हमारा नेशनल एंथम है। ठीक है जी। कितने कितने लोग लिए गए थे ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, ये मैंने आपको बता दिया चीफ कमिश्नर एरिया। और हाँ, एक और बात, क्या स्टार्टिंग में जो 389 लोग थे, क्या एड में भी जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, है ना, कब हुई थी? 26 नवंबर को, इसमें डायरेक्टली वो लिखा हुआ है, 24 जनवरी लिखा हुआ है 1950, बट याद रखना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है। तो जब 26 नवंबर 1949 को ये कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन जिसे कहते हैं मैं बता ही चुका हूँ, 26 नवंबर 1949 को जब हमारी मीटिंग हुई थी, तब भी क्या 389 मेंबर थे? नहीं, एक्चुअल में 3 जून 1947 को ये कंफर्म हो चुका था कि जी पाकिस्तान बनेगा। तो इतने बेवकूफ़ तो हम है नहीं कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी है मतलब जिनकी सोच ही गंद है, ठीक है, जो देश को तोड़ना चाहते थे, उनको देश में रख के उनसे कॉन्स्टिट्यूशन बनवाए, तो हमने उनको निकाल दिया। उन्होंने हमने बोल दिया कि भाई अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, यहाँ मत भटको। तो इसलिए हमने 3 जून 1947 को उनको बोला कि आप अपनी कंट्री का देखो, हम अपनी कंट्री का देखेंगे। 3 जून 1947 को हमने निकाल दिया उनको, और उसके बाद हमारे 299 मेंबर रह गए। ठीक है। और एंड में जब सिग्नेचर करने की बारी आई ना, 24 जनवरी को, 24 जनवरी याद है ना, जब नेशनल एंथम और वो बताया था नेशनल सॉन्ग, तो उस टाइम 284 लोग रह गए थे बस, यानी सिग्नेचर 284 लोगों ने किया, ये 15 लोग एबसेंट थे, है ना। तो अगर आपसे कभी बोले ना कि एबसेंट होना बुरी बात है, तो उनसे बोलना कि जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन हो रहा था
उस टाइम हमारे ये लोग जो एमपी जिन्हें हम कहते हैं मिनिस्टर कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं थे, तो फिर उनसे ही हमारी आदत लग रही है ना? और मजाक कर रहा हूँ, बट स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट है, मजाक में बोला है। ठीक है, चलो। और टोटल जो हमारी मीटिंग हुई है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 166 मीटिंग हुई है। ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्स में हुआ, ये भी एमसीक्यू आएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है, सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फ्लेक्सिबल भी। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आसानी से कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, या आसानी से कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डेलिबरेटली बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रूल लाना हो तो लाया भी जा सकता है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और आप ये भी कह सकते हो कि रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है। आप बोल रहे हो सर क्या बोल रहे हो, मेरे कहने का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, कोई भी आसानी आप चाहो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं ला सकते, बट अगर वो चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये होती है एक रिजिड और कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, हमारा रिजिड भी है। जैसे बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है कि जी एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद एक वर्ड चेंज नहीं होगा, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा नहीं है, रिजिड है बट अगर जरूरत पड़ती है तो चेंज भी होता है। नेक्स्ट है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ही फीचर है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन के मामले में, स्टेट जो है वो रिलीजन के मामले में इंटरफेयर नहीं करता टिल रिलीजन के नाम पे कुछ गलत ना हो रहा हो। नेक्स्ट है कि और सब रिलीजन को इक्वल ट्रीट करता है, सबको प्रोटेक्शन इक्वल देता है, सपोर्ट इक्वल करता है। नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडिया का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सोर्स है ना वो लोगों से आता है। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी फीचर है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, और हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसका मतलब है हमारी कंट्री में एक स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये वाला सिस्टम है इंडिया के अंदर। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे सर सिंगल क्या मतलब, इंडिया ही है, मैं समझा देता हूँ आपको। पाकिस्तान, आप बोलोगे सर पाकिस्तान का एग्जाम्पल ही क्यों देते हो, अब बस यार अब क्या ही बताएं, बस समझ जाओ है ना? तो चलो, पाकिस्तान मतलब ऐसी कंट्री है जहां पर आप पाकिस्तान के नागरिक भी रह सकते हो और यूएसए के नागरिक भी रह सकते हो। ठीक है, तो देशभक्ति के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है सिंपल सीधी बात है। बट इंडिया में एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, यानी अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो इंडिया के नागरिक हो, अगर आपने यूएस की सिटीजनशिप ले ली तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तब आप एनआरआई बन जाओगे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। नेक्स्ट बात है कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18+ सबको वोट डालने का राइट है, और मैं आपको बता दूं पहले है ना 21 एज थी, बट 1989 में ये 18 कर दी है। ये भी नीचे क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात है, आप बोलोगे सर हर कंट्री में होता है, नहीं, बहुत सारी कंट्री ऐसी हुआ करती थी जहाँ पर वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं था। इंडिया में पहले दिन से ही वुमेन्स को वोटिंग राइट और सबको वोटिंग राइट्स दिया गया था, 21+, फिर बाद में 18 हो गया, अब 18 है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हमने यूएस से सॉरी ब्रिटेन से लिया था। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे जो लास्ट है फीचर, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और अभी तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 105 चेंज आ चुके हैं। ठीक है, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो ये 2024 कर लेना और इसको 105 कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया आई होप आपको। चलो, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बना बना था तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है। चलो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मैंने आपको बताया था पहली मीटिंग 9 तारीख को हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर को, और तीसरी मीटिंग जो हुई थी 13 दिसंबर को हुई थी। जब 13 दिसंबर को मीटिंग हुई ना तो जवाहरलाल नेहरू आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और एक पेपर सामने रखते हैं लोगों के, और उस पर ना हेडिंग लिखी होती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा, क्या क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी होगी, क्या क्या फिलॉसफी होगी। ये वर्ड याद रखना, मैंने क्या बोला, फिलॉसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या होगी, ये बताता था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पेज। और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पेज को आज हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। जो आप बुक उठाओगे ना अपनी, तो आपको एक पेज मिल जाएगा, उस पर सेकुलर, सोशलिस्ट, है ना, जस्टिस, इक्वालिटी वगैरह वाले वर्ड लिखे होंगे। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा, ठीक है, तो अभी नीचे आएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको कि वो प्रियम्बल होता है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली अब प्रियम्बल आप अगर डायरेक्टली लर्न करके जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक्सप्लेन करना होता है, और मैंने आपके लिए पहले एक्सप्लेन कर दिया और बहुत छोटी लैंग्वेज में करा है, क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया जो है
उसमें क्या लिखा हुआ था सब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, पॉइंट क्या लिखे हुए थे, वही लिखे हुए हैं कि इंडिया जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरन होगा, रिपब्लिक होगा। ठीक है, अखंड होगा, आज़ाद होगा और गणतंत्र होगा। ठीक है, सॉवरन का मतलब होता है कि उसकी फिक्स टेरिटरी होगी और वो किसी के अंडर कंट्रोल में काम नहीं करेगा, अपना इंडिपेंडेंट फैसला, एक्सटर्नल और इंटरनल फैसले वो इंडिया खुद ही लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा और जो भी इंडिया के अंदर मिलना चाहता है वो पार्ट ऑफ यूनियन होगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है, थर्ड पॉइंट में भी यही बात लिखी हुई है। और ये भी लिखा हुआ है कि जो भी इंडिपेंडेंट यूनिट होगी ना, उनके पास अपनी अपनी पावर होगी, जैसे कि अलग अलग स्टेट है हमारी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन सबके पास अपनी अपनी भी पावर होगी। ठीक है, आप बोलोगे सर दिल्ली स्टेट थोड़ी ना होता है, सर देखो गलती कर दिया आपने। एक बच्चे ने पकड़ ली थी, मतलब कह रहा कि सर आपने ये कैसे बोल, अरे ठीक है भाई, हो जाता है, वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है। दिल्ली जो है वो एक स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, पता है ये बात मेरे को। ठीक है, और मैं बता भी चुका हूँ, वो बस बच्चे सेंटी हो जाते हैं, क्योंकि मैं स्टेट में कभी कभार दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, तो इसकी वजह से ईजी करने के लिए। ठीक है, चलो। ऑल पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विच फ्लो फ्रॉम द पीपल, यानी इंडिया का सारा काम जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों से चलता है। सिंपल, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक है, उसको जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक उसकी रिस्पेक्ट कैसे होगी, तो वही बात लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर एक्चुअली लोग ही देते हैं। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करेगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो इंश्योर करेगा कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिले सबको। यानी 1947 46 की बात कर रहा हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू पेज लेकर आए थे, तब उन्होंने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो सबके भले के लिए सोचे, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस सबको प्रोवाइड करे, जो प्रोटेक्ट करे माइनॉरिटी को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, हमारे यूनिटी को इंश्योर करे, और साथ में वर्ल्ड पीस के लिए काम करे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अपन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर द, अच्छा एक बात आप और नोटिस कर रहे होगे कि जितने भी आंसर मैंने लिखे हैं ना, सारे के सारे है ना, सारे के सारे स्क्रीनशॉट है नोट्स के। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आप नोटिस करोगे कि चैप्टर नंबर 1 के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, वो इसलिए हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो इसलिए जो चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन है और जो नोट्स है, नोट्स के लिए तो मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे ना तो ये लिंक मिलेगा नोट्स का, चैप्टर नंबर 1 का, 2 का, जिनका भी मिले वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये चैप्टर नंबर 1 के नोट्स है। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आपको अपना, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, मेक पेमेंट पे करोगे। ठीक है, तो आप पेमेंट वगैरह करके आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर आ रहा है, इसलिए इसके नोट्स वगैरह कर लेना, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसा ही जो है वो आपका जो ये जो पीडीएफ है जिससे आप ये मैं वीडियो समझा रहा हूँ, वीडियो में समझा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जितने भी सारे चैप्टर जो है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ खुल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर भी आप मेक पेमेंट करके कर सकते हो। वैसे तो मैं चैप्टर वाइज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगा, बट वो आपके लिए थोड़ा अगर कॉस्टली लगता है तो ये सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है कि एक ही पीडीएफ के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ठीक है, चलो, पार्ट में है। ठीक है, ये भी बता दूं मैं आपको। तो और चैप्टर नंबर 2 के मतलब जितने भी पीडीएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक होगा ना, सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोबारा से बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना, और आंसर इसी में से लर्न करने हैं बच्चे। ठीक है, आधा मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं मतलब जब मैं लाइव ले रहा हूँ एग्जाम के बाद तो बच्चों का कमेंट आए कि सर हम करके आ गए हैं, 5 में से तो 4 आई मिल ही जाएंगे, इतना लिख के आया हूँ। ऐसा नहीं सुनना मेरे को। ठीक है बच्चे, चलो चलो, आगे आ जाते हैं। और फीस भरना मत भूलना, एक फीस हमारी ये भी है कि लाइक कर देना। ठीक है, लाइक कर देना और कमेंट कर देना बढ़िया सा। चलो जी, आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे कि व्हाट इज द स्टाइल एंड द प्रोसीजर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे काम करती थी, उसका फंक्शन बताना है और प्रोसीजर बताना है आपको। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन पे चलता था, यानी हर चीज़ पर बात होती थी, बहस होती थी, बहस होने के बाद वोटिंग होती थी, और वोटिंग होने के बाद, है ना, उस चीज़ को तभी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला डाला जाता था जब सब सब लोग जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजन को लेकर खुश हों। अगर खुश नहीं भी होते थे, कुछ लोग खुश नहीं होते थे, तो वोटिंग करवाते थे। ये प्रोसीजर हम अपनाते थे। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे अलग अलग नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू की सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद से बिल्कुल नहीं बनती थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बी आर अम्बेडकर से नहीं बनती थी, है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बी आर अम्बेडकर से की नहीं बन, मतलब इन सबकी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर भी ये लोग सारे के सारे साथ आए। ठीक है, इन्होंने बहस करी, जो चीज़ उनको अच्छी लगती थी वो उन्होंने अच्छी उतारी। ठीक है, मतलब इन्होंने अपना पर्सनल जो खुन्नस थी ना, है ना, हिंदी में एक महंगा वर्ड है खुन्नस,
ये सुना होगा आपने, अगर दिल्ली में रहते हो, नहीं रहते तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है? तो अपना अपना समझ लो खुन्नस, मतलब अपना, समझ गए आप, है ना? तो वो नहीं निकाली इन्होंने, अपना बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर साथ में आकर एंटायर सोसाइटी के लिए काम किया, ठीक है? और वही नीचे एक और पॉइंट लिखा होगा कि टोटल 166 मीटिंग हुई है। अब आ जाती है जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लिख लो जी, डिट्टो आने वाला है क्वेश्चन। तो वैसे तो सारे पीडीएफ का हर एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है? पहला मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट है ना, जो इजी इजी पॉइंट है पहले वो बता, तो ये है ना एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट होते हैं जिनका वायलेशन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनका वायलेशन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे राइट टू इक्वालिटी, कि आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बट अगर आपके साथ भेदभाव हो जाए तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है? तो इसलिए फंड ये होते हैं फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मिड डे मील है। मिड डे मील एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए, बट अगर सरकार नहीं करती तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब समझ आया? ये है ना मिड डे मील जैसी, और ये बाकी जो चीज़ें होती है पेंशन, ये पॉजिटिव इन नेचर होती है, ठीक है? यानी सरकार को बढ़ावा दिया जाता है कि ये चीज़ें आप करो। ये देखो लिखा भी है, इट एनकरेज द गवर्नमेंट टू डू समथिंग सर्टेन थिंग्स। बट इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को रोका जाता है कि जी नहीं, इक्वालिटी के नाम पे भेदभाव नहीं करोगे, फ्रीडम के नाम पे पंगे नहीं लोगे, ठीक है? तो यानी ये नेगेटिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लिखा हुआ है, और ये इंडिविजुअलिस्टिक है। ये पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल इक्वालिटी और पर्सनल वेलफेयर के लिए काम करता है, और ये सोसाइटी टेरियन है। इसका मतलब है कि सोशलिस्ट है, ठीक है? और ये कम्युनिटी के लिए काम करता है। यानी ऑब्वियस ही बात है, मिड डे मील ऐसा तो नहीं है एक बच्चे को मिलेगा, सबको मिलेगा। बट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये तो हर बंदे का पर्सनल होता है ना? चलो, लास्ट लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इसको है ना, जो हमारे राइट टू इक्वालिटी होते हैं ना, सॉरी हाँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो हमें जन्मजात मिले हुए होते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है, वो मिले हुए होते हैं आपको। बट इसके लिए लॉ लाने पड़ते हैं, और लेजिस्लेशन पॉलिसी वगैरह बनानी पड़ती है कि मिड डे मील स्टार्ट कर रहे हैं, चलो पॉलिसी बनाते हैं, ऐसे बनानी पड़ती है, ठीक है? चलो, आ जाते हैं जी, अब आ जाते हैं, ये जो आप पेज देख रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे अलग अलग राइट के बारे में लिखा है। राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या चीज़ आती है कि भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम में एक क्वेश्चन आ जाता है जिससे 1 मार्क्स का, जिससे बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि सर राइट टू एडुकेशन जो है वो किस में आता है? तो राइट टू एडुकेशन राइट टू फ्रीडम में ही आता है, ठीक है? और नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, यानी इंसान को बेचा खरीदा नहीं जाएगा, फोर्स लेबर नहीं होगा, और साथ में चाइल्ड लेबर भी नहीं होगा, चाइल्ड को हजार्डस प्लेस में जॉब नहीं करवा सकते आप, ठीक है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होगा, अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलने का पूरा पूरा राइट है, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्सेस देने का राइट है, दूसरे लोगों को अपने अपने रिलीजन के बारे में बताने का पूरा पूरा राइट है, अनलेस आप उसे फोर्स ना कर रहे हो, ठीक है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब क्या होता है? अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का राइट है, अपने कल्चर को, माइनॉरिटी को मैं ना ये समझा देता हूँ, बच्चे ना इस वाले में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में कंफ्यूज आते हैं। देखो, मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। राइट टू फ्रीडम में तो सीधा रिलीजन की बात हो रही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या होता है वो समझाता हूँ मैं। 1947 में एग्जांपल दे रहा हूँ, 1947 में है ना बहुत सारे जो चाइनीज लोग हैं ना वो इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है? अब देखो कितनी बुरी बात है, मतलब पाकिस्तान देश तोड़ दिया, है ना, पाकिस्तानियों ने जो थे, है ना? और उस टाइम चाइनीज़ इंडिया के अंदर आ रहे थे, ओके? मतलब अच्छे अच्छे इंटेंशन से आ रहे थे, क्योंकि वो गांधी जी से बड़ा प्रभावित थे। ये भी बात मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव वे में मत लेना, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो जो हमारे चाइनीज़ उस टाइम इंडिया के अंदर आए थे, बड़ा प्रभावित थे, और है ना आज भी वो अपनी लैंग्वेज वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं और चाइनीज़ में कुछ लिखते हैं। क्या आप उन्हें रोक सकते हो? द आंसर इज़ नो। बिल्कुल नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? उनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट जो हमारा सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, बड़ी ध्यान से सुनना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। आप बोलोगे सर ये तो मेरी राय पूछी है, मैं तो कोई भी फंडामेंटल राइट लिख के आ जाऊंगा। बेटा आपसे राय नहीं पूछी आपकी बच्चे, एक्चुअल में इसका आंसर फिक्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ रहे हो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और ये बात किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब ये क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना, एक्चुअली इन बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट को ज्यादा पावरफुल बनाता है। कैसे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये कहता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। नहीं तो बाकी एक्चुअल में हमारे यहाँ ये जो फंडामेंटल राइट है ये भी नॉर्मल राइट की तरह ही है। इनको क्या चीज अलग बनाती है कि इनका वायलेशन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो।
तो यही पावर देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और जब आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि डज रिजर्वेशन वॉयलेट द राइट टू इक्वालिटी। अब रिजर्वेशन क्या होता है आपको पता है, आपने राइट टू इक्वालिटी में एक पॉइंट पढ़ा होगा। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में एक पॉइंट होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वालिटी दी जाएगी। बट एक रिजर्वेशन भी होता है जिसमें क्या होता है कि एस सी के और ओबीसी के बच्चों को क्या होता है कि कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, उनका फीस कम देनी पड़ती है उनको। ठीक है, अब क्या जो हमारा रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट करता है? कुछ बच्चे बोलेंगे करता है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं करता है। अब मैं बताता हूँ, हमारा आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है, अगर उसे लगता है कि किसी एरिया के अंदर कोई कुछ लोग है या कोई कम्युनिटी है जो बैकवर्ड है, जो इतनी अमीर नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है उनके लिए कुछ पोस्ट रिजर्व कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन वही आ जाता है, क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करता है? द आंसर इज नो, ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल चीजें प्रोवाइड करना नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और इक्वल लेवल पे लाना। आप एग्जाम दे रहे हो, आपको आता है 50 नंबर का पेपर, साथ में आप ही की क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका पेपर आता है 30 नंबर का। क्या ये भेदभाव है? नहीं। क्या पता आपके लिए जो 50 नंबर का पेपर हो उसके लिए 30 नंबर का उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा डिफिकल्ट हो उसके लिए लिखना। तो एक्चुअल में इक्वालिटी करी गई है, उसको आप है ना डिस्क्रिमिनेशन करके भी इक्वालिटी कर रहे हो। और ये जो हम सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इक्वालिटी बाय डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये भी एक टॉपिक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो कि रिजर्वेशन जो है राइट टू इक्वालिटी का वॉल्यूशन नहीं करता। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, और एक्सप्लेन दी राइट ऑफ अक्यूज पर्सन। अक्यूज पर्सन का मतलब होता है जिसको जेल में डाल दिया जाता है ना, जिसको सॉरी पकड़ा जाता है, उसके क्या क्या राइट होते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी बंदे से उसकी लाइफ जो है वो नहीं छीनी जा सकती विदाउट दी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब है आपने सुना होगा कि पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया और पुलिस वाले पे भी केस हो गया। कैसा होता है? द आंसर इज यस। तो बात ये बोली जाती है कि कोई किसी भी बंदे की जान जो है वो नहीं ली जा सकती बिना लॉ की परमिशन के। अगर कोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं देता किसी भी बंदे की जान नहीं ली जा सकती। ठीक है, वो एक्सट्रीम केस हो जाता है जब बहुत ही डेंजरस पर्सन है तो उस पर गोली चलाई जाती है। और इसी वजह से जैसे मैंने बताया एनकाउंटर पे भी कभी कभार केस बन जाते हैं। अब ये सही है या गलत है उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एनकाउंटर कर देना चाहिए गलत लोगों का। बट एक्चुअल में क्या होता है, गलत लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे लोगों को पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि आप कबूल कर लो कि जी आप ही ने करा है, मैं आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद है ना, आप जब जेल में जाओगे तो बहुत पैसे दे दूंगा। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की स्थिति अच्छी नहीं होती पैसे के मामले में, तो वो मान जाते हैं, है ना, जेल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर जज मतलब कोर्ट ये कहती है यार निर्दोष लोगों को जेल में नहीं भेजना चाहिए, इसलिए पूरी की पूरी कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें ना बंदा मान लेता है जी मैंने क्राइम करा है, बट फिर भी उस पर केस चलता है, पूरी कार्रवाई होती है। ठीक है, अब राइट ऑफ अक्यूज पर्सन की बात करते हैं। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्टेड पर्सन, अक्यूज पर्सन डिफरेंट होता है, पहले तो मैं ये भी बता दूं अक्यूज पर्सन और अरेस्टेड पर्सन में डिफरेंस होता है, आपको अरेस्टेड पर्सन ही आएगा। ओके, अरेस्टेड पर्सन होता है जिसको पकड़ा जाता है, जिस पर भी शक है, कंफर्म नहीं उसने कुछ करा नहीं करा। अक्यूज पर्सन वो होता है जिस पे कंफर्म हो चुका है जिसने कुछ करा है। ठीक है, मतलब साबित हो चुका है, तो इसमें अक्यूज नहीं आएगा, यहाँ पर अरेस्टेड कर लेना या कन्विक्टेड कर लेना। ठीक है, चलो पहली बात कि किसी भी बंदे को अगर अरेस्ट करा जाता है तो उसको बिना ये बताए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया आप नहीं कर सकते। उसको ये जानने का हक है कि मेरे को क्यों पकड़ा गया है। दूसरी बात है कि उसको पूरा पूरा राइट है कि वो अपने लॉयर से मिल सके, अपनी बात उसे बता सके और उससे चीज़ें पूछ सके। तीसरा उसको ये राइट है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि जी लेट हो गया, 3 दिन हो गए हम इसको रिमांड पे ले, नहीं, आपको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। फिर मजिस्ट्रेट बताएगा कि इसको जेल में डालना है और या इसको छोड़ना है या इसको सीधा कोर्ट में ले जाना है या क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड डज इट वायलेट द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहता है कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, है ना। ये कहता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ओके, बट राइट टू सॉरी राइट टू फ्रीडम, रियली सॉरी, राइट टू फ्रीडम ये कहता है कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, है ना। ओके, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अभी तक आपने कुछ कुछ किया नहीं है फिर भी आपको जेल में डाल दिया जाता है। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, आप करा नहीं है फिर भी जेल में डाल दिया जा रहा है। आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा हिचकिची आ रही है।
तो ऐसा कब होता है? देखो मेरी बात सुनना, मान लो पाकिस्तान किसी और कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, नहीं आप बोलोगे सर आप तो पीछे ही पड़ गए पाकिस्तान के। चलो मान लो कोई कंट्री है, कंट्री ए है, चलो पी रखते हैं, चलो कंट्री पी है, अब क्या और भी तो कंट्री हो सकती है ना, ठीक है? तो कोई कंट्री पी है, पोलैंड, पोलैंड समझ लेते हैं। तो पोलैंड से लेट्स अज्यूम कोई बंदा आता है इंडिया में, और हमें सबको इंटेलिजेंस, हमारे भारत की सरकार को, हमारे एजेंसी वगैरह को, है ना, हमारी मतलब जो भी एजेंसी है एनआईए वगैरह, सबको कंफर्म है कि ये बंदा है ना इंडिया में गलत इंटेंशन के साथ आया है, ये बुरा बंदा है, ये बम बम फोड़ेगा यहाँ पर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको बम फोड़ने देंगे और जैसे ही बम फोड़ा, ओए होए होए बम फोड़ दिया उसने, अब ऐसे थोड़ी ना। बम फोड़ने से पहले पकड़ना समझदारी है ना, बाद में पकड़ना क्या, ये तो बेवकूफ़ी है फिर, है ना? लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जाए उसके बाद आप करोगे तो फिर क्या फ़ायदा? तो इसलिए ना एक प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाया गया है कि आपको अगर लगे कि कोई बंदा कुछ गलत कर सकता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो, है ना? आप उसको जेल में डाल सकते हो, और जेल में 3 महीने तक डाल सकते हो। 3 महीने के बाद आपको फिर उसको दोबारा से, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, फिर वो बताएगा कि उसको आगे क्या करना है। ठीक है? अब इसका एक लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, जब हमारा आर्टिकल 370 हटा था और जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हटा जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया था, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही अब जम्मू कश्मीर में लागू होगा, और सारे के सारे जो 370 था जब वो हटा दिया गया था ना, तो बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के लीडर है ना, उनको जेल में तो नहीं, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, या मैं बोलूँ डिटेन कर लिया गया था। हाउस डिटेन कर लिया गया था, और उनको बोला गया था आप घर से बाहर मत निकलो। आप बोलोगे सर क्यों? उन्होंने कुछ करा था? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा था। फिर भी क्यों पकड़ा गया? क्योंकि डर ये था कि ये कुछ कर देंगे, ये बाहर निकलेंगे, भाषण देंगे, लोग भड़केंगे, दंगे होंगे, मरेंगे, मारेंगे। तो इससे अच्छा पहले इनको हाउस अरेस्ट कर दो, है ना? तो इसलिए किया जाता है। ऑल्दो कभी-कभार गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ भी करती है, ठीक है? ये फैक्ट है। 1947 से लेकर अभी तक जितनी भी सरकार हुई है, उन्होंने इसका मिसयूज़ किया है अपने-अपने तरीके से, ठीक है? बट मेरे को जहाँ तक लगता है 370 के केस में ठीक ही किया, क्योंकि सही में बहुत सारे लीडर ऐसे थे, जो गलत बातें बोलते थे, जिससे फिर दंगे होते थे और लोग मरते थे, है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट? ठीक है, बात वही आ गई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और गवर्नमेंट, है ना, सॉरी, कोर्ट पे जब आप जाते हो, ठीक है, तो कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है जिसको हम इंग्लिश में रिट भी कहते हैं, ठीक है? तो उस ऑर्डर का नाम क्या है? अगर मान लो कोर्ट, आप बोलते हो कि आप मेरे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ, तो कोर्ट कुछ ना कुछ ऑर्डर देगा, डिपेंड करता है उस पे कि आपका कौन सा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है। तो हीबस कॉर्पर, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, है ना, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल, एक सर्त्योरारी, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट है, ओ सॉरी रेट है। तो हीबस कॉर्पस बेसिकली तब लाया जाता है जब कोर्ट को ऐसा लगे कि किसी बंदे को गलत तरीके से पकड़ा गया है, तो उसको छोड़ने के लिए बोल सकती है कोर्ट, ये ऑर्डर देती है। मैंडेमस तब लाया जाता है जबकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई बंदा अपनी जॉब पे बैठा हुआ और अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे लोगों के राइट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो तब मैंडेमस आता है। प्रोहिबिशन तब होता है जब बेसिकली हायर कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट है ना अपने एरिया से बाहर जाती है। मान लो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई दिल्ली का फैसला है, मान लो दिल्ली की कोर्ट का फैसला है बट पंजाब की कोर्ट सुना रही है, तो ये चीज़ जो है वो अ, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पे प्रोहिबिशन लगा देती है और बोल देती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? कोवरेंटो जो है ये तब लगता है जब जब हमारी कोर्ट को ये पता चलता है कि कोई बंदा जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है, बट उस जॉब के लायक नहीं है। मतलब कोई होता है ना, बहुत सारे पैसे देके बन जाते हैं, है ना? तो उसी के लिए कोवेरेंट होता है और उस बंदे को जॉब से हटा जाता है। सर्तोरारी क्या कहता है कि कोर्ट है ना ऑर्डर दे सकती है लोअर कोर्ट को कि कोई भी जो केस, मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई केस है जो कि बड़े लेवल का है, जैसे कि मान लो सलमान खान का केस है ना? सलमान भाईजान का, जो उन्होंने ठोकी थी ना वो गोलियाँ, किसको पता है ना, और वो फुटपाथ वाली भी। तो वो केस अगर लगता है कि यार बड़े हाई लेवल का केस है, नहीं संभाल पाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो ट्रांसफर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है? चलो, सलमान बॉय, सलमान भाई, है ना? अब ठीक है यार, अब क्या ही बोले, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, एक्टर अच्छे हैं बट थोड़ा गलती तो गलती होती है यार। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं और पॉलिसी बतानी है। तो मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होती है, वो चीज़ें होती है जो कि करनी चाहिए, जो सोसाइटी का भला करेगी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करेगी, ठीक है? लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देगी रिसोर्सेज का, और इंटरनेशनल पीस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल दूँ, सिविल कोड, कंजम्पशन वगैरह को बैन। आपने ना एक बात नोटिस करी होगी, कुछ कुछ स्टेट में जो शराब है वो बैन है, कुछ कुछ में नहीं है। गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, दिल्ली में नहीं है।
है ना? दिल्ली में तो अभी हमारे नेताजी भी फँसे हुए हैं, है ना? लिकर वगैरह के उस पे। तो ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। कोई गवर्नमेंट चाहे तो ला सकती है, कोई गवर्नमेंट चाहे तो उसको नहीं ला सकती। ठीक है? आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, चलो। नेक्स्ट है कि राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अदर टॉपिक है, इसमें एक एक मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि इस ऑल दो इसके चांसेस, ये जो रेड में है इनके चांसेस बहुत कम है एग्जाम में आने के, बट क्योंकि आधा नंबर भी नहीं छुड़वाना तो रिस्क नहीं लेना। राइट टू प्रॉपर्टी ये कहता है, ये बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। 1978 में इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि डेवलपमेंट करना था। और राइट टू प्रॉपर्टी कहता था कि आपको कोई भी आपकी ज़मीन से नहीं हटा सकता, बट गवर्नमेंट ने कहा यार जो जो स्लम्स वगैरह उनको हटाना इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों को अलग से हम जगह दे देंगे, बट राइट टू प्रॉपर्टी के चक्कर में तो फिर डेवलपमेंट का काम ही रह जाएगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें हम जनता पार्टी ने, उस टाइम जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी 1978 में, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया और उसको फंडामेंटल राइट की जगह एक लीगल राइट बना दिया, जो आर्टिकल 300 ए में लिखा गया है। ठीक है? एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होता है। आपको फंडामेंटल राइट्स तो पता होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती है जो कि लोगों को करना चाहिए। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, भाईचारों को प्रमोट करना चाहिए, एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाली गई थी? ये हमारी डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, 42nd अमेंडमेंट में डाली गई थी। और 10 ड्यूटीज़ हैं टोटल हमारी ऐसी। ठीक है? बट हाँ, ये जो ड्यूटीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप करोगे तभी आपको अगर मान लो लेट्स अज़्यूम कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात है और आपने कचरा फैला दिया, तो आपको पुलिस पकड़ के नहीं जा सकती। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट कचरा फैलाना बुरी बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है? पहले तो मैं बता दूँ 1993 में बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 दिसंबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है। बेसिकली इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये 3 मेंबर होते हैं। और 2 मेंबर ऐसे लोग होते हैं जिनको इनसे रिलेटेड जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मामलों के बारे में पता होता है, थोड़ी-सी रिसर्च करी हुई होती है। और इनका काम क्या होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का? ये देखते हैं लोगों के साथ बुरा ना हो, जेल में जो लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन कैसी है, वहाँ विजिट करना, देखना कि लोग कैसे, अगर कहीं दंगे वगैरह हो जाते हैं तो देखना कि लोगों के साथ बुरा हुआ है, उनको इंसाफ वगैरह दिलाना जो काम होता है वही होता है एनएचआरसी का। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है? तो एफटीटीपी और पीआर सिस्टम, सबसे पहले तो सुन लो यार एफटीटीपी क्या होता है। ठीक है? तो एफटीटीपी जो है वो उसे फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं, और ये इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम यूज होता है, और पीआर सिस्टम इसराइल में यूज होता है। अब मैं पहले एफटीटीपी समझा देता हूँ, फिर पीआर पे आएंगे। एफटीटीपी में क्या होता है, पूरी कंट्री को बहुत अलग अलग छोटे 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 एरिया में बांट दिया जाता है, और हर छोटे छोटे एरिया में इलेक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, आप कैंडिडेट को वोट देते हो, आप पार्टी को वोट नहीं देते, आप कैंडिडेट को वोट देते हो। ठीक है? और ये मैटर नहीं करता कि आपको 50% वोट मिले हैं या नहीं मिले। अगर आपको 50% से कम वोट मिले, मान लो 4 पार्टी हैं, एक को मिले 30%, एक को मिले 20%, एक को मिले 40%, एक को मिले 10%, जीतेगा कौन? 40% वाला। ऐसा होता है, यानी अगर किसी को 50% से कम वोट मिले तो वो भी जीत जाता है। ठीक है? और इसमें जो होती है वो ऑब्वियस सी बात है, किसी अगर पार्टी को कम वोट मिलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसको जितने वोट मिले उससे ज़्यादा उसको सीटें मिल जाए। ठीक है? आप अगर बुक खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि 1985 के टाइम में कांग्रेस को 48% वोट मिले थे, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। और उसको सीटें मिली थी 415, जो कि 80% के बराबर है। वोट मिले 48%, सीटें मिली 80% से ज़्यादा। तो यही दिखाता है। पीआर सिस्टम क्या होता है, इसमें ना पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, इसमें अलग अलग, इसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। इसमें आप है ना मेंबर को वोट नहीं देते, पार्टी को वोट देते हो। इसमें आप मेंबर को वोट देते हो ना, इसमें आपको जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है ना? इसमें नहीं चाहिए होती, 50% से कम वोट है तब भी आपकी सरकार बन सकती है ना? और इसमें जितने प्रपोर्शनेट होता है, यानी ए पार्टी को मान लो 20% वोट मिले तो पार्लियामेंट में उसके 20% बंदे बैठेंगे। ठीक है? क्लियर होगी ये बात? आई होप ये क्लियर हो गई हो। और ये कहाँ यूज होता है बताइए आपको? नीदरलैंड और इसराइल में, ये बता ही दिया। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया ने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को क्यों अपनाया। पहली बात तो बड़ा सिंपल था, है ना? लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चॉइस मिल जाती है जब वो वोट डालने जाते हैं, अलग अलग पार्टी के बंदे खड़े होते हैं। ये एक बड़ी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है पूरा कंट्री, और फिर इलेक्शन होते हैं उसमें, है ना? और इसमें जैसे मैंने बताया कि बेसिकली अपॉर्चुनिटी होती है। बेसिकली जो वोटर होता है ना, वो कैंडिडेट को पर्सनली जानता है। और इसमें ये भी माना जाता है कि जो कैंडिडेट है वो मोर अकाउंटेबल होता है। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो कि मोर अकाउंटेबल होता है, इसका मतलब वो लोगों की ज़्यादा सुनता है ना? और आंसर वगैरह भी करता है। ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ इलेक्टोरल कमीशन।
सॉरी, इलेक्शन कमीशन क्या-क्या काम होते हैं? इलेक्शन, ये तो बड़ा सिंपल काम है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? वोटर लिस्ट बनाना, 18 प्लस जो नए लोग आए हैं उनको ऐड करना, बाकी लोगों को हटाना, इलेक्शन की डेट जो है उसको अनाउंस करना, है ना? पोलिंग वगैरह को देखना, काउंटिंग वगैरह करना वोट की, है ना? रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करना, ये काम होता है इनका। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको सिंबल वगैरह प्रोवाइड करना काम होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, रूल्स और रेगुलेशन बनाना इलेक्शन के। कोई बंदा अगर ढंग से इलेक्शन में धोखाधड़ी कर रहा है तो उसको बैन करना, है ना? अगर कहीं पर गलत इलेक्शन हुआ है तो उस पे रीपोल करवाना, दोबारा इलेक्शन करवाना, ये सारे के सारे काम होते हैं इलेक्शन कमीशन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट है डिस्क्राइब 6 इलेक्शन रिफॉर्म। इलेक्शन रिफॉर्म का मतलब होता है कि क्या-क्या चीज़ें हमारे इलेक्शन में चेंज हो सकती है, इलेक्शन में क्या-क्या चीज़ें बढ़िया हो सकती है। तो माना जाता है कि अगर हम इंडिया जो है एफटीटीपी की जगह अगर पीआर सिस्टम यूज़ करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? ताकि वोट के अकॉर्डिंग ही हमारी सरकार बने, ये हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिज़र्व होना चाहिए। दूसरा है कि इलेक्शन में ना पैसे का रोल थोड़ा खत्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे दे के जीत जाते हैं, तो उनको खत्म करना चाहिए, पैसे दे के वोट खरीदते हैं। नेक्स्ट है कि जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं ना, उनको वोट लड़ने इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए, उन पे थोड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि कास्ट और रिलीजन के नाम पे अगर कोई वोट माँगता है तो उसको रोकना चाहिए, उस पे बैन लगाना चाहिए, उस पे थोड़ा कड़ी सख्ती रखनी चाहिए। नेक्स्ट है बेसिकली हमारे ये भी हमें जो एक और रिफ़ॉर्म हम कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसमें भी हम ये ध्यान रख सकते हैं, कोर्ट या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही ध्यान रख सकता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में वही बंदा आगे आए जो एक्चुअल में उस पोस्ट के लायक है, ना कि किसी पर्टिकुलर फैमिली से आए। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा का मेंबर और लेजिस्लेचर असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या-क्या आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए? तो पहली तो अगर आप लेजिस्लेचर असेंबली के वोट लड़ रहे हो या लोकसभा के लड़ रहे हो तो 25 साल एज होनी चाहिए मिनिमम, और लेजिस्लेचर काउंसिल के लिए 30 साल एज होनी चाहिए। आप प्रॉफिट वो नहीं होनी चाहिए, यानी किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं बैठने होने चाहिए। आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, आप पे कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ये क्रिमिनल केस कह रहा हूँ मतलब क्रिमिनल में रोल नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप साबित हो जाते हो, आप तो सोचोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो? हमारे तो बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं जिन पे केस चल रहे हैं। केस चल रहे हैं अलग बात होती है ना? और साबित हो जाना अलग बात होती है। साबित हो गए तो फिर उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। एमपी से हटना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन द सेपरेट इलेक्टोरल्स एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ लो ये क्या होता है? ये है ना ब्रिटिश यूज़ करती थी डिवाइड एंड रूल के लिए। ये पता है क्या सिस्टम है? ये कहती थी कि अगर किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ज़्यादा है ना, तो वही इलेक्शन में खड़ी होगी और वही वोट भी डालेगी। मतलब समझ रहे हो? किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लो हिंदू 90% है, 10% मुस्लिम है, तो हिंदू ही खड़े होंगे और हिंदू ही वोट डालेंगे। और दूसरा मान लो कोई दूसरा इलाका है जहाँ पर 90% जो है वो मुस्लिम है और 10% हिंदू है, तो मुस्लिम ही वोट इलेक्शन में खड़े होंगे और उस मुस्लिम ही वोट डालेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? ये जो 10% जो लोग रह गए हैं, जो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो वो तो 10% की परवाह ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है ये तो वोट देंगे ही, इनका वो लेना-देना नहीं। तो वो ऐसे काम करेगा जो सिर्फ़ उसी कम्युनिटी के लिए अच्छा है, 10% की सोचेगा ही नहीं। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड। इससे ऑब्वियस सी बात है लड़ाइयाँ ही होती है, गलत सिस्टम है। इंडिया में क्या किया, रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दी कि अगर कोई जगह है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी एससी-एसटी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इलेक्शन में वही खड़े होते हैं। और हाँ, इंडिया के अंदर जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रिलीजन के नाम पे नहीं है, धर्म के नाम पे नहीं है, वो बैकवर्ड और एससी-एसटी की कैटेगरी के हिसाब से है। तो कुछ सीटें इंडिया के अंदर रिजर्व है, जिसमें क्या किया गया है कि खड़ा इलेक्शन में एससी-एसटी होगा, बट वोट सारे डालेंगे। तो इससे जो भी बंदा खड़ा होगा ना, वो सबका ध्यान रखता है, क्योंकि उसे पता है वोट तो सब देंगे, है ना? और इंडिया में एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें लोकसभा में रिजर्व है, ये बात याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है और इलेक्शन होती है, दोनों टू साइड ऑफ कॉइन है। यानी पहली बात तो मैं बता दूं कि विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अ, बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो एक डेमोक्रेसी बेसिकली तभी डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, जहाँ जो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल चूज़ देयर गवर्नमेंट, पीपल चूज़ देयर लीडर। तो लीडर को चूज़ कैसे करेंगे? इलेक्शन से, है ना? इलेक्शन फ्री फेयर होगा तभी अपने लीडर को चूज़ करेंगे। तो यही बात याद रखनी है आपको कि होता ही हमारे डेमोक्रेसी का मतलब ही है जहाँ पर ढंग से इलेक्शन हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो इलेक्शन वगैरह करवा सकती है पार्लियामेंट के, ठीक है, लेजिस्लेचर के, वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के, इन सब के इलेक्शन करवा सकती है। इलेक्शन कमीशन, उनको ये पावर है, ठीक है?
रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है मैं आपको बता चुका हूँ, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है ये भी मैं बता चुका हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया इलेक्शन की डेट जो है वो कम हो गई है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। पहले मैं एक बार टाइम देख लूँ और देख लूँ रिकॉर्ड जो है वो हो रहा है ना। चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है और टाइम जो है अभी है हमारे पास 10 मिनट है, 5-10 मिनट है, उसके बाद फिर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा दोबारा से जैसे मैंने बता दिया कि पहली बात तो ये समझ आ गई हो आपको, ये भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइव वगैरह आके यहाँ पर देखेंगे। और मेरा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक का, आज ही मैंने इस पर वीडियो डाली है बहुत टाइम बाद। ठीक है, इस पर मैंने ये बताया कि मैंने 1-2 दिन के इंटरवल में 25,000 रुपये कैसे अर्न किए। अब आप बोलोगे कि सर रियल वीडियो है। जब मैंने थंबनेल पे लगाई थी ना वीडियो, मतलब मैंने जब शेयर की थी वीडियो, बच्चे पूछे सर अरे 100% मतलब है ये रियल। ठीक है, देखो पहली बात तो ये अगर मैं 8 महीने बाद आप देखोगे इस वीडियो में 8 महीने का अंतर है तो कुछ सोच के ही डाला होगा। ये मेरा सेकेंडरी चैनल है, मेन मोटिव ये है कि आप कैसे अर्न कर सकते हो वो बताना। ठीक है, तो बनाया है इस बेसिकली मैं इस पे यही बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, दूसरे लोगों की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकता है, वेबसाइट कैसे बना सकते हो फ्री में आप, उससे अर्निंग कैसे कर सकते हो, है ना, यूट्यूब एसईओ, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। तो आप इस चैनल पे जो वीडियो डाल रखी है उसका फ़ायदा उठाना। ठीक है जी, सब्सक्राइब करो ना करो वो मैटर नहीं करता, फ़ायदा उठाओ, अर्निंग करो, क्योंकि मैं पता है मेरे को बहुत सारे बच्चों को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अभी ये जो कॉस्ट है ये 9 रुपये, और जो मैं ये पूरे के पूरे चैप्टर, ये सारे चैप्टर की पीडीएफ डालूंगा ना, उसमें भी बच्चों को वो शायद जो 50-60 है वो भी बहुत ज़्यादा लगे। ठीक है, बट पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बच्चे ये जो अगर कोई बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐसा बच्चा है जो, पहली बात तो देखो दो चीज़ें बताता हूँ। आप है ना, ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको अकेले ही परचेज़ करनी है। आप चाहो तो अपने 2-3 फ्रेंड को मिलकर कॉन्ट्री करके भी उस नोट्स को परचेज़ कर सकते हो, इस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हो। ठीक है? दूसरी बात ये है कि मान लो अगर दोस्त वगैरह भी आपको लगता है कि वो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ठीक है आपको लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, वीडियो देख के करो, क्योंकि सामने है आपके वीडियो, स्क्रीनशॉट लेके करो। ठीक है? बेसिकली अब ऐसे करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे चीज़ें भी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बट अगर हाँ, आपको आंसर लिखने में दिक्कत होती है, तब आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और 2-3 दोस्तों को मिला लो, क्योंकि जब पता ही है कि इसी पीडीएफ के अंदर से आने वाला है। और ये बात है ना, जब मैं लाइव लूँगा ना, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब हम एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएँगे और मैं क्वेश्चन मैच करवाऊँगा, तब आप देखना। तब जो बच्चे हैं उनके जो चेहरे पे स्माइल होगी ना, अभी मेरे को जब मैंने बहुत टाइम बाद मेन पॉइंट स्टडी पे वीडियो डाली थी, तो जो बच्चे बेसिकली जो अब 11th में हैं या 11th से जो 12th में आ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनकी 12th क्रॉस भी हो चुकी है, वो भी बच्चे आज तक मैसेज करते हैं कि सर हाँ बहुत अच्छा था, और सारे का सारा आज भी आप किसी भी पुरानी वीडियो पे चले जाए 11th की, कमेंट पढ़ लेना कि सर सारा पेपर मैच है। मैंने पिछले साल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली होगी ना, इसी मेन पॉइंट टेक स्टडी वाले चैनल पे, चेक कर लेना, कमेंट दिख जाएंगे आपको। समझ रहे हो? चलो बाकी चलो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पे आ जाते हैं। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जो कि क्या करती है, लॉज को एनफोर्स करती है, एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, 3 टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, इंडिया में यूज होता है, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। याद रखना, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ये लिखा, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है या तो राजा होगा या प्रेसिडेंट होगा। हमारे इंडिया में तो प्रेसिडेंट है तो अपन प्रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली वही प्राइम मिनिस्टर बनता है जिसकी लेजिस्लेचर में मेजोरिटी हो, और उसको लेजिस्लेचर में जो भी सवाल पूछा जाता है ना उसको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अब प्रेसिडेंशियल पे आ जाते हैं। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, ये यूएस में फॉलो होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो होता है इसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, हम जो है वो सीधा पीएम को वोट नहीं देते, हम एमपी को वोट देते हैं, और जिस पार्टी के ज्यादा एमपी होते हैं उसका पीएम बनता है। बट अमेरिका में सिस्टम उल्टा है। अमेरिका में ये है कि आप सीधा वोट दे सकते हो ट्रंप को, बाइडन को, और सीधा वही जीतेंगे, और ये अकाउंटेबल नहीं होते लेजिस्लेचर को लेकर, क्योंकि लेजिस्लेचर ने थोड़ा ना चुना है इनको। समझ रहे हो? इंडिया में होता है क्योंकि एमपी जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं, एमपी तो चुनते हैं अपना पीएम, तो इसी वजह से ये अकाउंटेबल होते हैं, अकाउंटेबल नहीं होते। सेमी प्रेसिडेंशियल जो है ना, इसमें क्या होता है, मिश्रित होता है, मतलब मिक्स होता है ये। ठीक है, और सेमी प्रेसिडेंशियल का इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है समझाने के लिए कि इसमें क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इंडिया की तरह ही है। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आते हैं। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? इंडिया के उसमें सिस्टम में ये बहुत ही फिट बैठता था, और दूसरी बात है हमको इसका एक्सपीरियंस भी था। ब्रिटिश
जो है वो यूज़ करते थे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1935 के अकॉर्डिंग हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत अच्छे से रनिंग एक्सपीरियंस था। ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होगी? इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा एज, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉफिट होल्डर नहीं, इसका मतलब कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब वगैरह पे नहीं होना चाहिए वो, है ना? और दूसरी बात है कि वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं निकला होना चाहिए उसका, है ना? नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस को पहले तो मैं आपको बता दूँ, इम्पीचमेंट कहते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसमें होता है क्या, अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है ना, तो आपको पार्लियामेंट से एक लॉ पास करवाना पड़ता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और मैं आपको बता दूं, लॉ पास करवाने के लिए से पहले है ना, प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप पे ये चार्जेस है। आप अगर आप अपनी उसमें कुछ डिफेंस में कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। अगर वो नहीं बोलता या कोई दिक्कत होती है, उसे लगता है कि हाँ यार कुछ करा है, वैसे तो ज़्यादातर है ना इम्पीचमेंट से पहले ही रिजाइन कर देते हैं। बट अगर रिजाइन नहीं करते तो फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ बिल पास होता है और प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं इम्पीचमेंट। और मैं आपको बता दूं, जो जज है ना, उसको हटाने के सिस्टम को भी इम्पीचमेंट ही कहते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है। पहले तो प्रेसिडेंट जो होता है वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अब आप बोलोगे कि सर प्राइम मिनिस्टर, अभी आपने बोला सर एमपी चुनते हैं हम, और एमपी जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं उसी पार्टी का पीएम बनता है। अभी अब आप बोल रहे हो राष्ट्रपति चुनता है। देखो, राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को। तो शपथ दिलवाने की वजह से ही हमने अपॉइंट लिखा है, ऐसा नहीं है कि वोट दे के प्राइम मिनिस्टर को जितवाता है, नहीं। अपॉइंट करता है, सिर्फ शपथ दिलवाता है। ठीक है, और यही अपॉइंट करता है गवर्नर को और चेयरमैन को, वही है। चेयरमैन मतलब शपथ दिलवाने का काम होता है। और यही पॉलिसी वगैरह को इम्प्लीमेंट करता है। इसका मतलब है इसके सिग्नेचर के बिना कोई भी लॉ वगैरह नहीं बनता। ये सुप्रीम कमांडर होता है हमारे इंडियन आर्मी का। जय हिंद। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई कमिश्नर, अम्बेसिडर और ये सारे के सारे जो फॉरेन डिग्रेटरीज होते हैं ना, इंडिया में आते हैं, तो पहले इनको अपना जो क्रेडेंशियल वगैरह है, अपने प्रूफ वगैरह जो होती है, सारी की सारी चीज़ें वो देते हैं। और वही जो प्रेसिडेंट है भारत का, वही उनको अपॉइंट करता है कि हाँ जी आ जाओ आप हमारे इंडिया में एज अम्बेसडर काम कर सकते हो। यही वॉर और पीस को डिक्लेयर करते हैं। और ही हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म एंड टू बी कंसल्टेड, यानी सारी की सारी चीज़ें इनको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी हो रहा है। चलो, अब प्रेसिडेंट के पास और क्या डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाता है। स्पेशल पावर बोला जाएगा आपसे कि स्पेशल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहली बात तो है ये है कि प्रेसिडेंट को पूरा पूरा राइट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हर चीज़ के मैटर में इन्फॉर्म होने का। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो भी बात हो रही है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी जानता है उसको प्रेसिडेंट अगर पूछे तो उसको बताना पड़ेगा। दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी, अगर प्रेसिडेंट बुलाता है उन्हें तो। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफन राइट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन द मैटर कन्फ्रंटिंग द कंट्री। प्रेसिडेंट है ना, टाइम टाइम पे लेटर लिखता रहता है। उसको अगर लगता है कि कंट्री में कुछ गलत हो रहा है या सही भी हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है उसको, उससे रिलेटेड जो है वो लेटर लिखते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और आप बोलोगे सर तो इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर तो है नहीं, मेन पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, रूल्स मतलब सब कुछ तो वही करता है। तो प्रेसिडेंट के लेटर लिखने से क्या होता है, बहुत फर्क पड़ता है। प्रेसिडेंट वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइम मिनिस्टर के चीजों को चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ वो जब ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर लेटर लिखता है ना, तो प्राइम मतलब जो प्रेसिडेंट लेटर लिखता है, तो ये देखो, प्राइम मिनिस्टर पढ़े उस लेटर को, पढ़े या ना पढ़े, वो उससे पहले है ना उस लेटर को लोग पढ़ते हैं, उससे पहले मीडिया पढ़ती है। और मीडिया बताती है देखो आज प्राइम मिनिस्टर की तारीफ हो रही है और बेइज्जती हो रही है, तब भी बताती है। और इससे फिर क्या होता है, लोग अगर अच्छी बात होती है तो लोग प्रेज भी करते हैं, बुरी बात अगर करता है प्राइम मिनिस्टर कुछ, तो फिर वो पता चलता है कि यार प्रेसिडेंट ने तो बुराई करी है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर ने सही में कुछ बुरा करा होगा। तो फिर बातें भी बनती है और इसकी वजह से बाद में नेक्स्ट टाइम शायद प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर रहने में दिक्कत आए, लोग वोट ना करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किन केसेस में प्राइम मिनिस्टर अपनी ये पावर को यूज कर सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास एक पावर है कि वो अगर उसको लॉ पे साइन करने के लिए आता है ना, तो वो उसको वापस, अगर मान लो प्रेसिडेंट ये देखता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, और प्रेसिडेंट चाहे तो उनके एडवाइस मानता है, और मतलब और ना भी माने तो भी चलेगा। ठीक है, और यही कहता है हमारा आर्टिकल 74, नीचे भी आएगा। तो मतलब उनकी एडवाइस के अगेंस्ट जाके भी काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट अगर चाहे तो। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट के पास विटो पावर होती है। इसका मतलब आपको पता है ना, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी लॉ नहीं बनता। तो अगर प्रेसिडेंट के पास कोई लॉ आता है सिग्नेचर करने के लिए, तो वो उसको अपने पास रख सकता है, विटो लगा सकता है, और कुछ टाइम तक 3-4 महीने तक अपने पास रख सकता है। ठीक है,
बट हाँ, और या तो वो ये भी बोल सकता है कि दोबारा चेक करो, इसमें कुछ दिक्कत वगैरह लग रही है। बट हाँ, अगर दोबारा से भेजा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तो उनको साइन करना पड़ेगा, ठीक है? इस केस में। और तीसरा केस तब है जब अगर मान लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा में, तो बेसिकली प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि पीएम कौन बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, या फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर ऑफ प्राइम। पहली बात तो अब पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक ही बात है। तो क्या क्या काम करता है प्राइम मिनिस्टर? कैबिनेट को बनाता है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर कौन रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, ये जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उसको चेयर करते हैं, हेड करते हैं। नेक्स्ट है कि ही कोऑर्डिनेट द डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट, जो भी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है उनमें कोऑर्डिनेट करते हैं। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है, ये प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। प्रेसिडेंट को अगर कोई बात कैबिनेट को बतानी हो तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को बोलता है ना? ही एक्ट एज द आर्किटेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, है ना? एंड ही एक्ट इज द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द पार्टी, और नेक्स्ट है ही लीड द कंट्री। नेक्स्ट है हमारा कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है। बड़ा सिंपल है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे के सारे हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्टेड होते हैं और इनको बनने के लिए आपको कोई एडुकेशन क्वालिफिकेशन की नहीं नीड नहीं होती। ये आंसरेबल टू दी पीपल होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं आईपीएस आईएएस, ये इलेक्टेड नहीं होते, सेलेक्टेड होते हैं, एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं, फिर बनते हैं ये। और एक और बात, इनका टाइम पीरियड है ना फिक्स नहीं होता। 5 साल के लिए रह सकते हैं और अगर जीते तो शायद 10 साल के लिए भी रह सकते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट इनका टाइम फिक्स होता है। या तो रिटायरमेंट तक, 60 साल रिटायरमेंट तक ये काम कर सकते हैं, ठीक है? या उससे पहले अगर ये रिज़ाइन कर दे तो हट सकते हैं, तभी हट सकते हैं सिर्फ, ठीक है? और इनका टेन्योर फिक्स होता है, मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात है, थोड़ा कम पावरफुल होते हैं और ये अकाउंटेबल टू दी पीपल नहीं होते। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। तभी आप देखोगे बड़े चौड़े होकर, चौड़े वर्ड गलत बोल दिया, बट कभी-कभार है ना अपनी पावर का मिसयूज़ भी करते हैं आईपीएस, आईएएस। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। उनको लगता है कि दहेज में मिली है उनको। मतलब ये पावर, ये गलत है, ठीक है? वो जब मैंने देखा कि बहुत सारे क्या होते हैं कि जब मतलब जब वो आपने देखा भी होगा, जब आप आईपीएस, आईएएस के इंटरव्यू वगैरह देखते हो तो बहुत अच्छी बातें वो बोलते हैं, बहुत सोसाइटी के बारे में बोलते हैं। बट जैसी पावर बन आ जाती है उनके पास, तो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। पावर का नशा ऐसे चढ़ता है, और ये बात सही भी है, ठीक है? ये पॉलिटिकल एग्ज़ीक्यूटिव के साथ भी है और परमानेंट एग्ज़ीक्यूटिव के साथ भी है, ठीक है? पावर उनको लगता है कि सबसे वो फिर इंसान को इंसान नहीं समझते, ठीक है? उनको फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ आ गया ना? ये समझ गए ना पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में? चलो, बाकी आर्टिकल 74 मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइम मिनिस्टर के मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि एडवाइस वगैरह जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करेंगे। वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उस एडवाइस को दोबारा रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है कि मैं आपकी एडवाइस नहीं सुन रहा, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आपको ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 94, इसमें ये बोला गया है कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ 15% ही मेंबर जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकते हैं। टोटल मेंबर कितने हैं लोकसभा में? 543। कितने रह सकते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? सिर्फ और सिर्फ 15%, ठीक है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज यानी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, आईपीएस, आईएएस। सेंट्रल सर्विस में इंडियन फॉरेन सर्विस और कस्टम सर्विस, और जो हमारी स्टेट सर्विस में आते हैं वो आता है सिविल सर्विस, जो पीसीएस वगैरह सुना होगा आपने, वो होता है, ठीक है? चलो, तो उसी के बारे में थोड़े बहुत फीचर वगैरह लिखे हैं, और ये भी बात लिखी हुई है कि है ना जो हमारे ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या लोग जो गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम्स होती हैं वो लोगों तक पहुंचाती है। बट हाँ, ये है ना, इनकी एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ब्यूरोक्रेसी इज इनसेंसिटिव टू द डिमांड एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। यही बताया मैंने आपको ऊपर कि ये ऑर्डिनरी सिटीजन की डिमांड को लेके इनसेंसिटिव होती है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नॉर्मल बंदे इनके बारे में क्या सोचते हैं, नॉर्मल बंदे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, है ना? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अगर कोई अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे ही बुरे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे भाई ब्यूरोक्रेसी बुरे हैं, सारे आईपीएस आईएएस नहीं। बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे उन्होंने देश के लिए सेवा भी करी है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। बट कुछ बुरे हैं, बट कुछ बहुत ही बुरे हैं, जिनकी वजह से फिर मेरा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है आपका, है ना? चलो, बाकी जो है वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसके लिए मैं अलग से ये वाला जो है हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा अभी लेजिस्लेचर रह गया, और फिर नेक्स्ट वाला पार्ट भी अपलोड करूँगा 1 to 5, और
डोंट वरी, जो नीचे पीडीएफ आपको मिलेगी ना, इस वाले ये वाली पीडीएफ जो आपको मिलेगी पूरे की पूरी, तो इसमें ये वाले चैप्टर के नोट्स भी होंगे, यानी हमारे एग्जीक्यूटिव और इसके भी होंगे, लेजिस्लेचर के भी होंगे, डोंट वरी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेजिस्लेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लेजिस्लेचर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पर भी पीडीएफ वगैरह का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो नीचे यहाँ पर आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करना बच्चे प्लीज़, या तो आप इस पे मेल कर सकते हो। मेल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल इंस्टेंट रिप्लाई आएगा, क्योंकि मैं मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, चलो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ये ब्लॉगिंग, ये चैनल जो है हमारा, ब्लॉगिंग क्या, अभी तो लाइव ही रखेंगे इस पे, तो इसको ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट पॉइंट है मेन पॉइंट, टेक को भी आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो वीडियो देखना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलो, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, वो जो चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक, वो भी अपलोड कर दूंगा, और सेकंड बुक भी अपलोड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।